बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रिपरेशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स है। इसमें जो है वो हम जनरल देखेंगे कि अल्कोहल्स जो हैं वो क्या हैं और उनको हम जो है वो किस तरह जो है वो उनको प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन के डिफरेंट रिएक्शंस और उनकी जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले जो है हम अल्कोहल को देखें तो हमारे पास जो अल्कोहल है इसमें अगर आप देखें तो OH ग्रुप होता है। जैसे ये हमारे पास CH3CH2OH है। ये जो है ये एक अल्कोहल है, यानी इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आपके अल्काइल के साथ अटैच हो तो हम इसको जो है वो अल्कोहल कहते हैं। इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड्स करती है नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल। अगर तो एक ही OH ग्रुप है तो ये हमारे पास मोनोहाइड्रिक होगा, अगर दो हैं तो उसको हम जो है वो डाईहाइड्रिक कहते हैं। इस तरह अगर दो से ज़्यादा हैं तो वो हमारे पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो होगा। जैसे ये हमारे पास CH3CH2OH है, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि इसमें एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो है ये हमारे पास CH2OH ये आप देखें तो दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये डाईहाइड्रिक है, इसमें तीन OH हैं तो ये हमारे पास ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक है, यानी दो से ज़्यादा जो है उनको हम पॉलीहाइड्रिक जो है वो अल्कोहल्स ही कहते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो हैं उनको हम फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन उनकी करते हैं और उसमें हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स में जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो अटैच होता है डायरेक्टली टू द कार्बन एटम विच हैज़ टू हाइड्रोजन अटैच टू इट। यानी अगर आप देखें तो प्राइमरी अल्कोहल में OH जो है वो किसके साथ अटैच होता है, ऐसी कार्बन के साथ अटैच होता है जिसके पास ऑलरेडी दो हाइड्रोजन हो। सेकेंडरी अल्कोहल में हमारे पास जो OH ग्रुप है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास एक हाइड्रोजन होगी। और टर्शरी अल्कोहल में OH ग्रुप जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच होगा उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन जो है वो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास RCH कोई भी जो है वो अल्काइल ग्रुप होगा। CH2OH ये जो कार्बन है, यानी ये जो OH है ये किस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ अटैच है। डायरेक्टली OH बॉन्डेड जो है वो इस कार्बन के साथ ही है। अब इस कार्बन के ऊपर जो है इसके साथ दो हाइड्रोजन हैं, इसको हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं और प्राइमरी कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप अटैच होगा तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है ये CHOH है। इसमें हम इस कार्बन को जिसके पास एक ही हाइड्रोजन हो, बाकी जो है वो अल्काइल ग्रुप्स इसके साथ, यानी कार्बन के जो है इसके साथ बॉन्ड बने हो, तो इसको हम सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। और अगर OH जो है वो ऐसी कार्बन के साथ अटैच हो जिसके ऊपर एक हाइड्रोजन हो या सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो तो इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। और इसी तरह टर्शरी कार्बन वो कार्बन होती है जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन ना हो, यानी डायरेक्टली जो है वो इसके साथ किसी भी हाइड्रोजन का बॉन्ड ना हो, तो उसके साथ अगर OH लगा हुआ है तो ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल होगा। तो ये इसकी जो है वो हमारे पास जनरल सी क्लासिफिकेशन है। इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन ये है कि जो उसके नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे डिपेंड करती है, वो हमारे पास है मोनोहाइड्रिक, डाई और पॉलीहाइड्रिक हो गए। और सेकंड जो इसकी क्लासिफिकेशन है मोनोहाइड्रिक की फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल हो गए। नेचर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की उसमें हम देखें तो हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम है इन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यानी जो ऑक्सीजन एटम है अल्कोहल्स में OH का जो ये जो ऑक्सीजन एटम है, इस तरह फिनोल्स में जो OH ग्रुप होता है उसका जो ऑक्सीजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज है जैसे कि वाटर में होता है। ओके, द COH bond angles in alcohols and phenol are larger than water because the alkyl and aryl groups are much larger than hydrogen. Okay, the OH bond lengths in water and alcohols are about the same, but CO bond are larger due to large covalent radius of carbon.
कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल, ये है हम कंपैरिजन करें तो नेचर इसका हम देखें तो वो इसमें जैसे वाटर में जो है वो ऑक्सीजन जो है इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और हम कहते हैं कि sp3 नॉर्मल जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो हम कहते हैं कि इसमें 109.5 एंगल होना चाहिए। और ये चीज़ें जो है वो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं कि जब हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी कि वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास दो यहाँ पे जो ऑर्बिटल जो है वो जो सॉरी जो यहाँ पे दो लॉन पेयर्स होते हैं, इसको अगर हम इसमें जो दो sp3 अवेलेबल होते हैं उसमें यहाँ पे दो लॉन पेयर्स होंगे, यानी एक और दो। इन दो लोन पेयर्स की वजह से हम कहते हैं कि जी ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, उस वजह से ये बॉन्ड जो है ये थोड़ा कम होके 104.5 पे आ जाता है। और इसमें जो बॉन्ड लेंथ है OH वो 0.96 एंगस्ट्रम है। इसको हम अगर कंपेयर करें अल्कोहल्स के साथ तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन में भी लोन पेयर होंगे, लेकिन बॉन्ड एंगल जो है ये 108 है, ये 104 नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे दोनों ही हाइड्रोजन हैं जो कि स्मॉल हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है लेकिन उसके साथ जो ग्रुप है ये स्मॉल ग्रुप नहीं है, ये CH3 है। और इस वजह से ये जो बॉन्ड इसके रिपल्शन की वजह से जो स्क्वीज होते हैं वो कम होंगे, और एंगल जो है वो थोड़ा इसका इंक्रीज रहेगा, यानी ये नियर टू 109.5 यानी 108.9 है। बॉन्ड लेंथ जो है ये इसकी OH की वो सेम ही है जैसे वाटर में है, 0.96 एंगस्ट्रम है। लेकिन जो हमारे पास CO बॉन्ड लेंथ है वो OH बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा है, यानी OH बॉन्ड लेंथ जो हमारे पास अल्कोहल में है वो तो सेम ही है, लेकिन हमारे पास दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की जगह पे CO बॉन्ड है HO बॉन्ड की जगह पे, तो वो हमारे पास 104.5 एंगस्ट्रम है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ कार्बन का जो रेडियस है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली अगर रेडियस ज़्यादा हो तो आपकी जो बॉन्ड लेंथ है उस वो भी ज़्यादा होती है। ओके जी, प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स हमारे पास जो इसकी डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं उसमें जनरली हम आप देखें तो बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस इन द सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स एंड देयर यूज एज सॉल्वेंट, methanol and ethanol are prepared on large scale इंडस्ट्रियली। हमारे पास जो मेथनॉल एथनॉल है ये इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है जो है वो एज ए सॉल्वेंट, इसलिए इसको हम लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करते हैं। मेथनॉल जो है ये सिंथेसाइज किया जाता है बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। The necessary mixture of carbon monoxide and hydrogen is obtained from the high temperature reaction of water। यानी यहाँ पे हम जो है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की, इंडस्ट्रियली जो हम प्रिपेयर करते हैं उसके लिए। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिएक्शन ऑफ वाटर एंड मीथेन। जो हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो लेते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, वो हम वाटर और मीथेन के जो है वो हाई टेम्परेचर रिएक्शन जो है वो करवाते हैं वाटर और मीथेन का, उससे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है और जो है वो हाइड्रोजन भी बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है डेफिनेटली यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनती है मीथेन की अगर हम उसको करें तो, लेकिन अगर हम लिमिटेड सप्लाई देंगे, कंडीशंस देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिपेयर करते हैं। तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिपेयर करके साथ हाइड्रोजन जो है वो हम ये ले लेते हैं मीथेन से, और वाटर से जो है वो ये मीथेन से यानी हम कार्बन लेंगे, वाटर से जो है वो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेके, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो हम बनाते हैं उसको फिर जो है वो हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं और उससे हमारे पास जो है वो अल्कोहल की जो है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस होती हैं। ये हम मिथानॉल की हम बात कर रहे हैं। इथानॉल जो है इज obtained बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन यीस्ट। जो इथानॉल है उसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय द फर्मेंटेशन। मिथानॉल जो है उसमें क्योंकि हमारे पास एक ही कार्बन होती है इसलिए हम उसको मीथेन से कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजनेशन करके हम
जो है वो मेथनॉल बना लेते हैं। इथानॉल जो है उसमें फिर ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम बनाते हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास लेबॉर्ट्री के मेथड्स हैं वो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो मेथड है हमारे पास ये एल्कीन्स का है कि आप एल्कीन्स से कैसे अल्कोहल्स को बना सकते हैं। दे कैन बी कन्वर्टेड टू अल्कोहल्स बाय प्रोसेस नोन एज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन अगर हम करते हैं एल्कीन की तो ये हमारे पास अल्कोहल फॉर्मेशन होती है, और ये रिएक्शन हमने जो हमारी अल्कीन्स के जो रिएक्शंस थे उनमें भी हमने ये पढ़ा था। इसमें हम करते क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो ऐड किया जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो है वो एक H और OH ऐड हो जाएगा। और जो हाइड्रेशन जो है वो इसको हम कैसे कैरी करते हैं, कैरिड आउट बाय स्टीरिंग एन एल्कीन विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हम जो है वो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो एल्कीन को उसकी जो है वो स्टीरिंग करते हैं, और उससे जो है वो फिर हम ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करवाते हैं। फॉर लेस रिएक्टिव एल्कीन द हाइड्रेशन इज डन इन 2 स्टेजेस। अगर आपकी एल्कीन लेस रिएक्टिव है तो हमारे पास ये 2 स्टेप रिएक्शन इसमें होता है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एल्कीन जो है उसको हम मिक्स करते हैं विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और उससे हमारे पास ये अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद फिर हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, यानी वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं इन सेकंड स्टेप बाय डिल्यूटिंग द सॉल्यूशन विद वाटर एंड हीटिंग। यानी दोबारा हम उसको हाइड्रोलाइज करेंगे, इसमें वाटर और हीट जो है वो हम उसको देंगे। ये हमारे पास जो इथाइलिन है ये इसमें देखें 98% जो है वो ये लेस रिएक्टिव में आ जाती है, और 98% H2SO4 है, उसके साथ हम इसको ट्रीट करते हैं और ये हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। फिर हम इसका जो है वो हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और हीट, तो ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इस तरह प्रोपाइलिन जो है वो भी इसी तरह। अब ये जो है हमारे पास ये आइसोब्यूटाइलिन, इसमें 98% जो हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं 25 डिग्रीज पे, ये डायरेक्टली जो है वो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं इसकी डायरेक्ट हाइड्रेशन हो जाएगी। The hydration of propylene by this method gives isopropyl alcohol, and that of isobutylene gives tertiary butyl alcohol। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये आइसोब्यूटाइलिन लिया तो वो हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल आएगा इस रिएक्शन में, और अगर हम जो है यहाँ पे आइसोप्रोपाइल लेते हैं तो फिर हमारे पास ये आइसोप्रोपाइलिन के लिए हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आएगा। सो दीज प्रोडक्ट आर ब्रेन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स एडिशन ऑफ वाटर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी ये जो प्रोडक्ट हैं ये मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करती हैं। मार्कोनिकॉव्स रूल जो है ये बार बार हम डिस्कस करते हैं। ये इसमें ये होता है कि क्योंकि हमारे पास हाइड्रेशन में जो एडिशन होनी है वो हमारे पास होती है वाटर मालिक्यूल की। वाटर मालिक्यूल जो है यानी H O और OH और H। ठीक है, एक OH ऐड होना होता है और एक हाइड्रोजन ऐड होनी होती है। तो मार्कोनिकॉव्स रूल ये है कि इन दोनों में से जो है वो हमारे पास डबल बॉन्ड में जब इसकी एडिशन होनी है तो 2 कार्बन इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये अब इसमें एक के पास हाइड्रोजन ने जाना है और एक के पास जो है OH ग्रुप ने जाना है। तो इसमें फिर हमने देखना होता है कि ये मार्कोनिकॉव्स रूल ये है कि आपका जो OH ग्रुप है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन हैं, और जो आपकी हाइड्रोजन है ये उस कार्बन के पास जाएगी जिसके पास ऑलरेडी जो है वो ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल जो है हमारे पास ये हाइड्रेशन होती है, और हमारे पास अल्कोहल जो है हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड से भी जो है वो हम जो हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH gives primary alcohols through SN2 reactions in which the hydroxide ion acts as a nucleophile। ये हमारे पास जो है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और इसका जो है वो हम हाइड्रोलिसिस करेंगे मीन रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये हमारे पास N ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी ये अल्कोहल देखें तो ये भी प्राइमरी ही बना है। ठीक है, फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स with a beta branch and for secondary alkyl halides
elimination occurs at a side reaction in case the mechanism is SN1 or SN2। ये हमारे पास जो है फर्स्ट जो हमने देखा, ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है ये SN2 रिएक्शंस, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो हैं ये SN1 SN2 दोनों देते हैं, और जो हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड हैं वो SN1 रिएक्शंस जो हैं वो देते हैं। ये इनके मैकेनिज्म हैं। अब जो सेकेंडरी है ये SN1 भी देता है और SN2 मैकेनिज्म भी देता है, और इसके साथ साथ सेकेंडरी जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स हैं इन वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी देते हैं। अब इसमें देखें, ये अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है यानी SN रिएक्शन होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, SN1 होगा या SN2 होगा, तो ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो यहाँ से आएगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, यानी वो न्यूक्लियोफाइल होगा, OH नेगेटिव वो अटैक करेगा और ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो बनेगा। लेकिन अगर यही आप कंडीशंस देते हैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो जाता है, और अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो यहाँ से क्या होगा, आपकी जो क्लोरीन है और एक जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, और ये आपके पास प्रोपाइलीन जो है इसकी फॉर्मेशन होगी, अल्कोहल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें ये अब ये जो यहाँ पे एसन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ये डिपेंड करता है आपके बेस के ऊपर कि आप यहाँ पे कौन सा बेस यूज़ कर रहे हैं। एक बात कि बेस के ऊपर इस तरह डिपेंड करता है कि अगर आप इस यहाँ पे बेस चेंज करें तो आप अपनी मर्जी से एक रिएक्शन जो है उसको मेजर बना सकते हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक मेजर बना लें या आप एलिमिनेशन जो है उसको मेजर बना लें। तो वैसे भी अगर हम एक ही बेस यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स जो है वो बनती हैं। अगर देखें रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फेवर में होगा अल्कोहल के तो ज़्यादा अल्कोहल बनेगी, और साथ जो है वो बाई प्रोडक्ट यानी आप कह लें जो साइड प्रोडक्ट है वो हमारे पास एलिमिनेशन होगी। लेकिन अगर बेस जो है वो एलिमिनेशन की फेवर में है तो आपकी मेजर प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेशन में ही होगी। तो स्ट्रॉन्ग बेस हो तो हमारे पास ये उसके बहरहाल छोड़ें इसको, हमारा जो मैकेनिज्म है ये उस पर डिपेंड करता है और बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन जो है वो किस तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास क्योंकि ये दोनों जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं ये दोनों रिएक्शंस देते हैं, इसलिए हमारे पास जो है वो अल्कोहल के साथ साथ प्रोपाइलीन यानी जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट है वो भी बनेगी। हाँ अच्छा जी, elimination is caused due to the fact that hydroxide ion, which is also a strong base, attacks the acidic beta hydrogen atom of the alkyl halides. To suppress the elimination, acetate ion is used, which is less basic than the hydroxide ion, but equally good as a nucleophile. It it therefore gives a nucleophilic substitution reaction, giving an ester as a product. The ester is then hydrolyzed to desired alcohol. अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है कि आपका बेस जो है वो कौन सा है। सीधी सी बात है, अगर आप सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं किसी बेस के साथ, अगर वो बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपके पास ज़्यादा बनेगी और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स जो है वो कम बनेगी, यानी अल्कोहल कम बनेगा और अल्कीन ज़्यादा बनेगी। लेकिन अगर आप वीक बेस यूज़ करते हैं और फिर आप रिएक्शन करवाते हैं तो फिर आपके पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा बनेगी और एलिमिनेशन जो है वो कम बनेगी। स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो क्यों एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनाता है, क्योंकि हमारे पास ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यानी ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसको हम सॉरी ये जो कार्बन है इसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन्स हैं ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अल्फ़ा हाइड्रोजन जो हैं ये एज थोड़ी आप कह लें कि एसिडिक होती हैं, एसिडिक इन सेंस में होती हैं कि इनके बॉन्ड थोड़े वीक होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो CBr बॉन्ड होता है उसमें पोलैरिटी होती है, उस पोलैरिटी की वजह से जो CH बॉन्ड होता है वो भी थोड़ा वीक हो जाता है। तो ये अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करें तो जिस तरह बेस जो है वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है यानी H पॉजिटिव आयन लेता है, वो उसी तरह यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस
एच पॉजिटिव जो है यहाँ से निकाल देगा, और साथ बी आर जब निकलेगा तो फिर ये हमारे पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन अगर आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर सके, क्योंकि ये एज ए वीक एसिड एक्ट कर रही हैं, और वीक एसिड के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है जो हाइड्रोजन निकाले। और अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो उस वीक बेस से निकल सकता है, तो क्योंकि ये वीक बेस एज ए वीक बेस एक्ट करती हैं, तो यहाँ अगर हम वीक बेस ही ले लेते हैं, वीक एसिड है यानी जो हमारी अल्फा हाइड्रोजन है ये एज ए वीक एसिड यहाँ से एक्ट करेंगी, ये जो अल्फा कार्बन है या जो अल्काइल हैलाइड है हमारे पास। तो वीक एसिड के लिए अगर आप वीक बेस ले लेंगे तो हाइड्रोजन निकलने के चांसेस कम होंगे। जब ये चांसेस कम होंगे तो न्यूक्लियोफाइल जो है, जैसे ये पोटेशियम एसीटेट है, और ये पोटेशियम एसीटेट जो है इसमें जो के पॉजिटिव को निकाल दें तो बाकी ये सारा जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये बैक साइड से जो है वो उसके या जैसे भी है वो उस अल्काइल हैलाइड को अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो देगा। तो इसलिए अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगी, और अगर आपका बेस वीक है तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनेंगी। टर्शरी हलाइड्स, अल्काइल हलाइड्स, यानी पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी की बात की थी। टर्शरी अल्काइल हलाइड जो हैं ये अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय SN1 mechanism only. To avoid the elimination, the reaction is carried out by shaking the halide with aqueous sodium carbonate, which avoids the high concentration of hydroxide ion दैट अंडरगोज एलिमिनेशन। यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास वैसे तो यहाँ पे वैसे ही चांसेस जो है वो कम होते हैं कि आपकी कोई एलिमिनेशन प्रोडक्ट बने, वो सेकेंडरी में ही ज़्यादा होते हैं। और ये जो है टर्शरी, ये मैंने वैसे पहले भी आपको बताया कि ये SN1 जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो करते हैं, और ये जो है वो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे टर्शरी अल्कोहल्स में। ओके जी, थर्ड जो हमारे पास रिएक्शन है ये फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की अगर हम रिडक्शन करें, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमारे पास जो है वो कौन कौन से आ जाएंगे, अल्टीहाइड्स आ जाएंगे, कीटोन्स ले सकते हैं आप, एस्टर ले सकते हैं, यानी जिसमें C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल ग्रुप होगा। सो इनको जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू अल्कोहल बाय कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है, बाय कम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड, यानी या तो आप कोई कैटालिटिक रिडक्शन इनकी करें, या हमारे पास जो कम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इनके साथ भी आप इसकी रिडक्शन कर सकते हैं, या फिर जो है हमारे पास ये ग्रिग्नर एजेंट के थ्रू भी रिडक्शन हो सकती है। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, देयरफॉर इट रिड्यूस द कार्बोनाइल ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर्स एंड एस्टर्स। ये सारे जितने भी कार्बोनाइल हैं सबको रिड्यूस कर सकता है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। सो एज ए रीजेंट इज सेंसिटिव टू वाटर, ये हमारा जो रीजेंट है ये सेंसिटिव टू वाटर मींस के वाटर के साथ ये हाईली रिएक्टिव है। The reaction is carried out in ether, which is followed by the hydrolysis to get alcohol. ठीक है, तो हम फर्स्ट जो रिएक्शन पहले जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जो करवाते हैं उसमें हम ये रिएक्शन जो है वो ईथर में करवा लेते हैं, और जब ये कंप्लीट होता है उसके बाद फिर जो है वो इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, अल्कोहल के लिए। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये भी एक रीजेंट ही है, लेकिन ये माइल्ड रीजेंट है, मन के ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कम रिएक्टिव है, रिड्यूसेस ओनली अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यानी अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं तो आप सारे कार्बोनाइल ग्रुप्स को रिड्यूस कर सकते हैं, सारे कार्बोनाइल ग्रुप्स की रिडक्शन कर सकते हैं, अल्डिहाइड की कर सकते हैं, कीटोन की, एस्टर्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसके साथ आप सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं इनकी रिडक्शन कर सकते हैं, बाकी जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हैं या उसके साथ जो एस्टर्स हैं उनकी आप कह लें कि नहीं होती। ये हमारे पास जो है रिएक्शन है ये अल्डिहाइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी हो सकता है या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी हो सकता है, ये हमारे पास अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। इसी तरह ये जो है ये कीटोन है, ये भी उन्हीं रिएजेंट्स के साथ कन्वर्ट हो जाएगा।
ये जो है ये एस्टर है। यहाँ पे देखें सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ नहीं होगा, बल्कि ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स के साथ ही होगा। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद कम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड इज कॉस्टली एंड देयरफॉर इज सूटेबल फॉर लेबोरेटरी स्केल प्रिपरेशन ओनली। ये जो है जैसे हमने पहले भी कहा था कि ये लेबोरेटरी स्केल मेथड्स हैं, तो इसकी कास्ट जो है वो कुछ ज़्यादा होती है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की, तो उस वजह से हम जो है इसको लेबोरेटरी स्केल पे यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पे हम इसके साथ जो है वो प्रिपरेशन नहीं करते अल्कोहल्स की। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है ये लार्ज स्केल प्रिपरेशंस के लिए जो है वो की जाती हैं, और जैसे हमने शुरू में भी पढ़ा था, देखा था कि इंडस्ट्रियली जो है वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ही की जाती है उसमें जो है वो अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि अफोर्डेबल है और मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू अल्कोहल्स। द कैटलिस्ट जो यहाँ पे यूज़ होते हैं ये निकल है, प्लाटिनियम है, प्लाडियम है, ये यूज़ होते हैं। और कैटलिक जो हाइड्रोजनेशन है कार्बोनाइल की, however it is slower than the hydrogenation of alkenes। कि अगर हम हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन जो है कैटालिटिक उसको और कार्बोनाइल्स की हाइड्रोजनेशन है, ये दोनों डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन है। अल्कीन में आप देखें सी डबल बॉन्ड सी में हाइड्रोजनेशन होती है, वहाँ पे भी हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते थे। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ की जो है वो हाइड्रोजनेशन होगी, और यहाँ पे भी जो है वो डबल बॉन्ड में ही एडिशन होगी। और लेकिन फ़र्क ये है कि ये सी डबल बॉन्ड ओ जो है इसकी हाइड्रोजनेशन जो है वो स्लो है एज कम्पेयर टू सी डबल बॉन्ड सी। If carbon-carbon double bond and carbonyl groups are present together in a molecule, the carbon-carbon double bond is selectively reduced। अगर आपके पास कोई ऐसा का मॉलिक्यूल है जिसमें C डबल बॉन्ड C भी है और C डबल बॉन्ड O भी है, और आप उसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो प्रेफरेबली जो है वो C डबल बॉन्ड C जो है उसकी हाइड्रोजनेशन होगी, सी डबल बॉन्ड ओ की बाद में होगी। तो आप यूं कह सकते हैं कि अगर आपके कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड सी है, जो आपका रिएक्टेंट है उसमें सी डबल बॉन्ड सी है, तो फिर आप उससे जो है वो अल्कोहल की प्रिपरेशंस जो है वो उसमें जो है वो उस पोजीशन पे होंगी, एडिशन जो है वो सी डबल बॉन्ड सी पे जो है वो हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। तो वो हमारे पास जो है वो अल्कोहल फॉर्मेशन नहीं होगी, वो जस्ट अब कह लें कि सी डबल बॉन्ड सी खत्म हो जाएगा और सी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर सी डबल बॉन्ड ओ है तो इसकी जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इसके ऊपर आएगी एक हाइड्रोजन तो ये सी एच हो जाएगा, और इसके ऊपर हाइड्रोजन आएगी तो ये ओ एच ग्रुप बन जाएगा, जो कि अल्कोहल में होता है। तो ये इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। इसमें जो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, एक जो है वो यहाँ पे आएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो इसके ऊपर आएगा, और इस तरह देखें ये ओ एच और सी एच जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। ये हमारे पास जो है ये कीटोन है। कीटोन की आप करें तो इसी तरह इस कार्बन के ऊपर एच और ओ एच जो है वो ऐड हो जाएंगे, यानी सी डबल बॉन्ड के ऊपर ये सारा रिएक्शन होगा। इसी तरह ये जो है ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड जो है ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो क्योंकि रिडक्शन हम कर रहे हैं, और दो तरह की आप कह लें कि कंडीशंस बनती हैं। जब सॉरी हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ही कर रहे हैं। अब इसमें यह है कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी ऑलरेडी है, ठीक है, और सी डबल बॉन्ड सी अगर है तो हमने अभी कहा कि प्रेफरेबली सी डबल बॉन्ड सी की रिडक्शन होगी, ठीक है। अब पहले इसकी होती है। इसका मतलब है कि अगर आप पीडी जो है वो कार्बन के ऊपर कार्बन यहाँ पे एज ए स्पोर्ट होगी, लो प्रेशर और 25 डिग्री पे अगर करते हैं, तो ये देखें बेंजीन के तीनों बॉन्ड खत्म हो गए हैं। सी डबल बॉन्ड सी में हाइड्रोजन ऐड हो गई है और सी एच ओ वैसे ही है। लेकिन अगर आप निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ये हाइड्रोजन ही होगा, नाइट्रोजन नहीं है जी, ये हाइड्रोजन ही है। H2 अगर होगा निकल के साथ, यहाँ पे चेंज क्या है, 50 डिग्री, टेम्परेचर भी ज़्यादा है और प्रेशर भी ज़्यादा है। अब जो देखें तो हमारे पास इसमें बॉन्ड जो है वो सारे डबल बॉन्ड के तो ख़त्म होंगे ही, क्योंकि वो तो लेस पे ही हो रहे हैं, तो हाई पे डेफिनेटली वो ख़त्म होंगे। लेकिन साथ साथ जो है हमारा जो अल्डिहाइड ग्रुप है, यानी जो जहाँ पे ये कार्बोनाइल था CHO, इसके ऊपर भी जो है वो हमारी हाइड्रोजनेशन होगी और ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा।
थर्ड जो हमारे पास मेथड है इसका रिडक्शन का, वो थ्रू ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। इसमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है वो रिएक्ट करता है विद इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड एस्टर जो है इसमें रिएक्शंस देते हैं, और ये सी बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। अब देखें ये RMgX है, ये हमारे पास एक कीटोन है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है तो ईथर में ही ये रिएक्शन होगा। इसमें एक आप देखें कि जो यहाँ पे O था, O जो है ये जो कार्बन है इसके ऊपर एक तो R ग्रुप आ गया, ये जो हमारा था, और सेकंड जो MgX है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होएगा। तो अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये OMgX जो है यहाँ से उतर के यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगी। सो द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट टू एन अल्डिहाइड कीटोन इज कॉम्प्लेक्स मैग्नीशियम एल्कोक्साइड जो है वो कम्प्लेक्स है, फ्रॉम विच अल्कोहल में बी लिबरेटेड बाय द एडिशन ऑफ dilute एसिड। ये H3O पॉजिटिव है, यानी आपने वाटर लेना है लेकिन एसिडिक लेना है, यानी dilute एसिड आप कह लें। Addition of Grignard reagent to formaldehyde yields a primary alcohol. All other aldehydes add Grignard reagent to give secondary alcohol. ठीक है, अगर आप अल्डिहाइड लेते हैं तो जो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड से आप जो बनाएंगे वो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और बाकी जितने भी अल्डिहाइड हैं उनसे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। उसके अलावा अगर आप कीटोन लेते हैं तो ये जो है वो आपको टर्शरी अल्कोहल देगा। सो हम जो है वो सूटेबल रीजेंट और सूटेबल जो है वो पीछे जो रिएक्टेंट है अल्डिहाइड कौन सा लेंगे, और जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में R ग्रुप है वो अपनी मर्जी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह कीटोन में R ग्रुप्स जो हैं वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हमारे पास ये एक ऑप्शंस हैं और उससे हम जो है वो अपना सेलेक्टिव प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, और फॉर्मल्डिहाइड जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी अल्कोहल में, और उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O है उसके दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली जो है वो एक हाइड्रोजन कार्बन पे ऐड होगी, तो एक हाइड्रोजन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे थी, तो ये CH2 ही बनेगा। CH2OH है तो फिर ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। अब यहाँ पे दे ये जो है ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, एस्टल्डिहाइड है, CH3 है हाइड्रोजन की जगह पे, तो इससे जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और ये जो है ये कीटोन है, कीटोन की जब हम करेंगे तो ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बनेगा। इसके बाद एस्टर जो है वो रिएक्ट करते हैं विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट टू गिव टर्शरी अल्कोहल, यानी एस्टर जो है ये भी टर्शरी अल्कोहल्स ही देते हैं, लेकिन हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे ये हमारा एस्टर जो है इसकी आप देखें तो CH3 जो है ये SH रहेगा, यहाँ पे जो C2H5 है ये भी उतर गया, और यहाँ पे जो है वो आपकी वो हो गई जो है वो आप कह लें H और OH की एडिशन जो है वो, यानी सॉरी हाइड्रोजनेशन हो गई। एक H यहाँ पे आएगा और एक H जो है वो यहाँ पे जो आना था वो क्योंकि यहाँ पे दो मालिक्यूल्स जब आएंगे तो R जो है वो इस कार्बन के ऊपर ही उसने आना है, तो यहाँ से एक R ग्रुप, यानी ये जो सारा R ग्रुप है जो Br के साथ है, एक यहाँ पे आएगा और एक जो है वो हमारे पास इस ग्रुप को सॉरी उतार के इसकी जगह पे जो है वो, तो ये हमारे पास जो है दो इसमें आएंगे जो आपके मॉलिक्यूल हैं वो ऐड जो है वो दो होंगे, तो इसलिए इस क्योंकि यहाँ पे दो की एडिशन हो रही है इसीलिए जो है वो ये टर्शियल अल्कोहल होता है। इथाइल ऑक्साइड जो है ये हमारे पास इससे भी जो है वो हम अल्कोहल बना सकते हैं थ्रू ग्रिग्नार्ड रीजेंट विद टू कार्बन एटम्स मोर देन द ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब इसमें इथाइल ऑक्साइड जो है ये है, अब यहाँ पे हम जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट लेंगे उससे दो कार्बन ज़्यादा हमारे पास अल्कोहल बनेगा। ठीक है जी, ये हमने एक कार्बन ने लिया हुआ CH3, तो यहाँ पे टू मोर कार्बन, एक जो थी उसमें थी, दो और लगा दें, तीन कार्बन वाला जो है वो अल्कोहल जो है वो बनेगा यहाँ पे। ओके जी, नेक्स्ट और लास्ट पे जो है वो हम इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। अल्कोहल कंटेनिंग 4 कार्बन एटम्स आर कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी जिन 4 कार्बन वाले जो अल्कोहल हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं।
हायर अल्कोहल्स आर पार्शियली सॉल्युबल। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन जो हैं यानी जो आर ग्रुप है वो उसकी चेन बड़ी करते जाएंगे, आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होगी, और जितनी आप उसकी चेन कम करते जाएंगे, यानी आपके पास जो हमारा पास जो पहला है वो कौन सा है, मिथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल जो है ये इजीली वाटर सॉल्युबल है, यानी और C4 तक, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है। इसलिए आप देखें जो हमारे पास हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह आते हैं वो वाटर बेस्ड होते हैं, और उसमें जो है वो इथानॉल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये सारे जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं। तो ये सारे जो हैं वो C4 तक आप कह लें कि सॉल्युबल हैं। उसके बाद जो है वो पार्शियली सॉल्युबल हैं, और आगे आगे जो है वो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे आपकी कार्बन चेन जो है वो बढ़ती जाएगी। Generally, alcohols having one hydroxyl group can solubilize 3 to 4 carbon atoms. या अगर हमारे पास अल्कोहल जो है जिसके पास एक ही हाइड्रोक्सल है, वो जो है वो 3 to कार्बन एटम जो है उन अगर वो उसके साथ होंगे, यानी एक हाइड्रोक्सल और 3 से 4 कार्बन जो आर ग्रुप है, तो ये जो है वो सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। द अल्कोहल्स हैव मच हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन से इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि यहाँ पे OH बॉन्ड है, और OH की बॉन्ड की वजह से यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, और जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी डेफिनेटली उसके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो हाई होंगे, और मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो भी ज़्यादा होंगे। The high solubility in water and the unexpected high boiling points can be attributed to intermolecular hydrogen bonding। जैसे ये कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही जो है वो वाटर में solubility इसकी ज़्यादा है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही इसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी जो है वो हाई हैं। Since there is no hydrogen bond in alkene and ethers, they do not have intermolecular association due to intermolecular hydrogen bonding. Therefore, the boiling point of N-pentane diethyl ether and N-butyl alcohol. अब N-pentane जो है उसका हमारे पास 36 है, डाइथाइल ईथर का 35 है, और जो हमारे पास एन ब्यूटाइल अल्कोहल है उसका 118 है, यानी 118 डिग्रीज है, और ये बहुत हाई है। और उसकी वजह क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जब आप बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जो एसोसिएशन है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। अगर आपके मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन ज़्यादा होती है तो बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट्स में इन मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट है उसको ओवरकम करके, उसको ख़त्म करके जहाँ से 1 by 1 मालिक्यूल्स ने एवेपोरेट होकर निकलना होता है, वेपर की फॉर्म में यहाँ से निकलना होता है। अब अगर मालिक्यूल्स की आपस में एसोसिएशन जो है वो अच्छी है तो इसलिए वो फिर इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है। इस वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो हाई होते हैं, और यही वजह है कि आपके जो पोलर कंपाउंड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। और इवन आप आयनिक बॉन्ड्स में चले जाते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड्स वगैरह हैं, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा जो है वो हाई हो जाते हैं। तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही है।